नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पुरानी याद एक सीख चैनल पर। तो आज रीट 2022 जो न्यू वैकेंसी जारी हो चुकी है, डेट घोषित हो चुकी है उसकी 14 से 15 मई। तो 4 महीने का वक्त है। उस 4 महीने में किस प्रकार से हम बेहतरीन प्रदर्शन करके अच्छे अंकों के द्वारा उत्तीर्ण होकर सिलेक्शन एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। 20,000 पद हैं और ये आप मान के चलिए कि हमारे लिए डेट अभी जो दिखाई दे रही है वो 14 से 15 मई है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 14 और 15 मई तक की तैयारी पर ध्यान देना है। डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो बात की बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए 14 से 15 मई। तो आज हमारे साथ मौजूद है रमेश कुमार कड़वासरा, जिनके नंबर है 135 अंक। पहले तो 135 अंकों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरानी यादें एक सीख है, पूरा का पूरा चैनल के जो है आपको शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद जी। तो इनके जो नंबर थे, इनके नंबर, और पहली बार यूट्यूब पर मैं भी अपने नंबर शेयर करूंगा इनके साथ ही। इनका एक वो था कि आप अपने नंबर भी बताएंगे, तो मैंने ये साथ ही रखा कि एक जैसे हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एसटीसी धारी है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी साथ में भी थे, और इसके साथ साथ अब जो रीट एग्जाम भी साथ में दिया, और रीट रणनीति जो है वो भी साथ में कर रहे हैं। और आगे जो वीडियो आएगा इनका कहानी एक संघर्ष, वो आगे के लिए है जब सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर से हम इनके ये चाहे गांव आए या फिर मैं वापस इनके पास आऊं, तो इंटरव्यू हमारे मतलब हम दोनों का साथ ही होगा। तो 135 अंक ही मेरे हैं। 135 135 कहाँ कहाँ कब 5 विषय थे फर्स्ट लेवल के अंदर, पहली से 5वीं में। तो 5 विषयों में किस प्रकार से हमारी तैयारी रही और कौन कौन सी पुस्तकों का चुनाव किया और कितना हमें वक्त मिला था, 1 साल लगभग। तो रमेश जी, सबसे पहले तो सबसे हाईएस्ट मार्क आपके कौन से विषय में थे? सबसे हाईएस्ट मेरे संस्कृत में आए थे 29 नंबर 30 में से। जी, जी सर। 29 नंबर संस्कृत में। तो एक नंबर कहाँ आपका रह गया? एक नंबर वो विभक्ति वाले में रह गया था। विभक्ति वाले में। बाकी 30 का टारगेट आपका अचीव हो सकता था। तो लेकिन फिर भी 29 नंबर भी कम नहीं है। मतलब संस्कृत सेकंड लैंग्वेज ऐसा विषय रहता है हर विद्यार्थी के लिए, ये समस्यात्मक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सेकंड विषय कौन सा चुने। तो ये कंफ्यूजन आपके अंदर भी था? नहीं, मैंने संस्कृत ही दिया था पहले ही आपने निर्धारित कर हाँ। दिया था कि संस्कृत ही रहेगा। इंग्लिश कमजोरी थी मेरी, इसलिए मैंने जी। हम्म, तो संस्कृत हेल्प करती है हिंदी विषय में? काफ़ी लैंग्वेज में, मतलब व्याकरण में काफ़ी हेल्प करती हैं। जी जी जी। तो संस्कृत अगर आप चुनाव करते हैं, मेरा भी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत विषय ही रहा, और हालांकि मैं कई बार पढ़ते पढ़ते थक गया था संस्कृत को, और पछता भी रहा था कि इससे अच्छा अंग्रेजी ले लेता। अंग्रेजी आपको हेल्प करती है साइकोलॉजी के अंदर भी, और पर्यावरण विषय में जो अंग्रेजी के सवाल आते, अगर हिंदी में समझ में नहीं आते तो अंग्रेजी में आप समझने में हेल्प करती है। लेकिन फिर भी संस्कृत विषय विषय सरल विषय है, उसको कम समय में तैयार किया जा सकता है। तो किस प्रकार से आपने संस्कृत के अंदर कौन कौन सी किताबें पढ़ी? संस्कृत के लिए मैंने उत्कर्ष से मनीष त्रिवेदी सर वीडियो देखे थे पहले। जी। और उसके बाद में मैंने साफल्यम के टेस्ट सीरीज वो यूट्यूब पर फ्री कराते थे और ऐप में फ्री होती थी, वो देखी थी। जी। और साफल्यम की बुक आती है संस्कृत साफल्यम के नाम से, ये लोकेश कुमार शर्मा सर की, जी। वो बुक पढ़ी थी मैंने। जी। तो आपका टारगेट अचीव हो गया, नंबर भी आ गए 29 नंबर। मेरे संस्कृत के अंदर 27 नंबर थे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ संस्कृत को कि मेरी जो है मतलब नैया पार करा दी। लेकिन मैं जब भी मतलब एग्जाम देता था, मॉडल पेपर भी देता था, तो 22 नंबर 20 नंबर से ज्यादा आते नहीं शुरुआत थे। में 9-10 नंबर आते थे, आपने में जो बताया हाँ था। हाँ, जैसे कि हम जब साथ में जब मॉडल पेपर मिलाते थे तो 9-10 नंबर से शुरुआत की थी। तो संस्कृत को तैयार किया जा सकता है, ये सुनिश्चित है। और इसी के साथ में संस्कृत जो है रंजनी की पुस्तक आती है, उसमें से पीछे वाला पोर्शन आप तैयार करके और अच्छा कर सकते हैं। और अपने के पास सिर्फ 4 महीने की है जो, तो उसके अनुसार चलना होगा। तो संस्कृत के अंदर आपको मतलब जैसे कोचिंग क्यों करें, पर्सन हर बार खड़ा रहता है कि कोचिंग क्यों करें संस्कृत के लिए, बताइए। कोचिंग करने से एक बार अपने को
कम समय में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, जी और अपना जो नहीं आता, जो समझ नहीं आता, वो समझ आसानी से समझ आ जाता है, जी हेल्प मिलती है काफ़ी। जी। जैसे पुस्तकें हम पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत को पुस्तक से नहीं पढ़ा जाता। हालांकि जैसे आपने बताया कि संस्कृत साफल्यम की पुस्तक आती है, उसे तैयार किया जा सकता है, लेकिन बिना समझे वो तैयार कैसे करें, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए कोचिंग आवश्यक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी पढ़ के तैयार कर सकता है, लेकिन जो औसतन दर्जे के हैं, जैसे कि हम मतलब इतने नहीं थे, तो कोचिंग करके ही ये किया था। तो मनीष सर का इन्होंने नाम बताया संस्कृत के अंदर, और जेपी सर भी है, आप यूट्यूब पे सर्च करके उनके भी वीडियो देखते हैं तो उनके भी अच्छे हैं, मतलब राम कुमार जाट भी है, नाम से हैं। जी जी जी। तो इनके द्वारा आप संस्कृत आराम से तैयार कर सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ही चुने। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज वो रखें आप जो आपकी मजबूत पक्ष है, उसको फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर रखें। सेकंड लैंग्वेज सरल आती है, मतलब जब एग्जाम होता है तो सरल रखा जाता है, हर बार यही होता है। फर्स्ट लैंग्वेज जो आपकी मजबूत पकड़ है वो रखें। हिंदी के अंदर जो है किस प्रकार की आपकी रणनीति रही, और हिंदी के अंदर आपके कितने मार्क्स आए थे? हिंदी में भी मेरे 28 मार्क आए थे जी और हिंदी के लिए मैंने जो उत्कर्ष से आशीष चौधरी सर के वीडियो देखे थे, जी और उसके बाद में मैंने सुमनलता मैम के टेस्ट दिए थे अभी। जी और बुक्स के लिए मैंने जो सरकारी विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए आती हैं, रचना प्रबोध है, और ओल्ड बुक भी आती हैं, ये नवीन हिंदी व्याकरण की, जी उनको पढ़ा था। जी। तो और शिक्षा शास्त्र के लिए फर्स्ट रैंक की बुक पढ़ी थी। जी, सेम के सेम फर्स्ट रैंक जो है शिक्षा शास्त्र के लिए मैंने पढ़ी थी, और व्याकरण और रचना प्रबोध जैसे आपने बताया उस पर ज्यादातर मैंने ध्यान दिया, बार बार रिवीजन किया इसी व्याकरण एवं रचना प्रबोध को, और उसमें से ही सवाल बनते हैं। तो जो अबसद है उसमें डायरेक्ट सवाल उठा देते हैं, और अगर आपको ज्यादा ही पढ़ना है तो छठी सातवीं आठवीं किताबें आती है, तो प्रश्न आ जाते हैं कई कई बार, तीसरी चौथी में से भी आ जाते हैं। इस बार भी आए सीधे सीधे, वो मुहावरे के मुहावरे का तीसरी चौथी में वाला है, जाति भाषा संज्ञा वाला। तो आप जितनी सरल तैयारी रखेंगे उतने नंबर आपके ज्यादा आएंगे, और तैयारी को कठिन बना दिया तो नंबर भी मतलब आपके लिए एक चुनौती सा बन जाता है। तो तैयारी को सरल तरीके से करें, और मतलब रोचक तरीके से, जो आपको सरल विषय लगे उसको पहले पढ़ें, और उसके बाद में आप कठिन विषय पर जाएं। तो हिंदी और संस्कृत का हो गया, और हिंदी के अंदर मेरे जो नंबर थे 29 नंबर थे। एक नंबर अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ कटा, लेकिन 29 नंबर मैं संतुष्ट हूँ हिंदी से, क्योंकि टारगेट हालांकि 30 का था, लेकिन 29 भी सम्मानजनक स्कोर है। इसी के साथ हिंदी और संस्कृत हो गई। उसके बाद में आता है सबसे चुनौती भरा सब्जेक्ट, जो है हर एक के लिए समस्या हर बार रहा है, इस बार भी मतलब रहा था, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो इसके लिए ऐसा क्या करें कि 4 महीनों के अंदर कोचिंग भी हो जाए, किताबें कौन सी रहें कि उसमें पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? साइकोलॉजी के लिए यूट्यूब से माध्यम से भी, या किसी शिक्षक के माध्यम से भी पर्सनल आप पढ़ सकते हो जी जैसे अशोक पारिक सर हैं, तीर सिंह दवाई सर हैं। जी। और बुक्स में जो है आरबीसी की आती हैं 11 और 12 में, वो जी। बुक हैं। और तीर सिंह दवाई सर के उन्हीं पब्लिकेशन की बुक आती हैं, वो भी ठीक है। जी। 11वीं 12वीं किताब भी आपने पढ़ी थी? हाँ, तो वो भी मतलब है, वो भी उनमें से आपके जो रीट में अपने टॉपिक है उनमें से वो 60 के पढ़ ले। हाँ, टॉपिक ज्यादा नहीं है। जैसे कि 12वीं के अंदर तो 2 पार्ट ही है, 2-3 topic पहला है। दूसरा पार्ट ही है। 11 के अंदर कुछ पोर्शन काफी है। ज्यादा है, मिल जाता है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? गाइड के पास, क्योंकि बिना गाइड के आप साइकोलॉजी कहाँ से करेंगे? हालांकि एसटीसी की किताबें हैं, लेकिन वो पूरा मतलब वहां से आता नहीं है। सवाल जहाँ से आते हैं वहां से हमें पढ़ने होंगे, तो उसके लिए आपने बताया था। और इसी के साथ फर्स्ट रैंक की भी आती है, धीर सिंह दाबाई की भी किताब आती है, और ये आप मतलब सरल तरीके से, जितना सरल तरीके से पढ़ें 11वीं 12वीं के साथ में, तो बेहतरीन होगा। और जैसा कि आपने बताया कोचिंग के लिए आपने बता ही दिए नाम, और लेट्स लर्न हिमांशु सिंह मैम, अगर आपको समझ बनानी है साइकोलॉजी के अंदर तो पूरे वीडियो पढ़े हैं। सीटेट की तैयारी करवाते हैं हालांकि, लेकिन वो साइकोलॉजी ऐसा विषय है तो वही साइकोलॉजी है। कहीं भी जाओ, चाहे दिल्ली में साइकोलॉजी पढ़ो तो वही साइकोलॉजी है, और चाहे यहाँ राजस्थान में पढ़ो तो वही साइकोलॉजी है। तो वो आप जा सकते हैं
इसी के साथ साथ आपने नाम बताया विवेक पारिक सर का और अशोक पारिक सर का। पढ़ते रहिए किताबों से, लेकिन कोचिंग जैसे कि आपको जैसे समय मिलता है तो आप मतलब पढ़ाई हर समय पढ़ाई के बारे में सोचते रहें कि मतलब जैसे एक समय को सुनिश्चित तरीके से अगर आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो किताबें तो आपको थोड़ी देर में मतलब ऐसा लगेगा कि दिमाग भारी हो रहा है, लेकिन फोन देखेंगे तब ऐसा लगेगा कि अब पढ़ाई अच्छे से होगी, समझ में भी आ रहा है, तो उससे भी करें। हालांकि नोट्स बनाने का टाइम 4 महीने के अंदर क्या आप पर्याप्त समझते हैं सर? क्या नोट्स बनाने का टाइम है? नोट्स थोड़ा बहुत बना सकते हैं, तो मुख्य मुख्य टॉपिक है उनके बना सकते हैं। जी जी। तो नोट्स जैसे 4 महीने का वक्त है तो मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर तैयारी ये अपना जो पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाता है। 2-2.5 महीने के लिए उसको हो हाँ जाता है एक बार। जी। उसके बाद में रिवीजन का समय आप अपने लिए पर्याप्त समय रखें। रिवीजन और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज क्या है, जैसे आपका सिलेबस कवर हो जाता है तो आप टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना शुरू करें और लगातार सप्ताह के अंदर 2-3 टेस्ट सीरीज। तो आपने कितनी टेस्ट सीरीज दे दी थी? काफ़ी टेस्ट दे दी थी मैंने, तो 150 टेस्ट बड़े दे दिए थे और 50 लगभग 50-100 टेस्ट छोटे बड़े दे दिए थे। जी। तो मैं भी बता दूं कि 100 टेस्ट पेपर मैंने दे दिए थे, मॉडल पेपर, और उनमें से मतलब हाईएस्ट स्कोर जो था मेरा 125 ऐसा कुछ याद मुझे आ रहा है, 125 शायद होगा। आपका कितना रहा मॉडल पेपरों में हाईएस्ट स्कोर? हाईएस्ट मेरा एक बार 133 रहा है। 133 रहा था मतलब आपका, तब 133 रहा था तो हमें मतलब ये मतलब सुनकर ऐसा लगा था कि 133 नंबर भी क्या लाए जा सकते हैं। लेकिन पेपर स्तर थोड़ा ऐसा था, अगर डिफिकल्ट होता तो हमारे लिए और भी नंबर लाए जा सकते थे, जैसे 150। पिछले पेपरों की तुलना में पेपर इस बार थोड़ा सर लाया था, पिछले पेपरों के मतलब जी स्टैंडर्ड ज़्यादा था थोड़ा। जी। तो मतलब अगर डिफिकल्ट आता तो मतलब तैयारी करने वाले बहुत बहुत सारे विद्यार्थी मतलब इस पेपर में पिछड़ रहे हैं, तो शायद सरल पेपर आ गया, मतलब उस 2.5 घंटे के अंदर से वो जो है दिमाग थोड़ा काम नहीं किया, उस वजह से पीछे पिछड़ रहे हैं, और जो कम तैयारी के थे वो थोड़े से एडवांटेज ले लिया उन्होंने। तो 3 विषय अपने कंप्लीट हो गए। अब गणित और पर्यावरण विषय बचा है, तो गणित के अंदर मतलब किस प्रकार से आप मतलब तैयारी के लिए किताबों का चुनाव कर सकते हैं? गणित के लिए एक तो बुक्स के लिए रामनिवास मथुरिया की गणित रीड के लिए स्पेशल आती हैं जी। और बाकी यूट्यूब है, वीडियो हैं, वीडियो के लिए नाम बताऊंगा, भावेश मंडेल सर हैं जी। और अमित तिवारी सर हैं, जी। काफ़ी ऐसे पढ़ रहे हैं। जी। और अब जैसे समय छठी सातवीं आठवीं के भी है, तो सरल तरीके से आप गणित को देख कर सकते हैं। और गणित में नंबर कितने थे सर आपके? गणित में 28 नंबर थे मेरे। 28 नंबर थे, तो मेरे थे 27। तो गणित में हालांकि मैं मतलब गणित में अच्छी पकड़ मानता हूँ खुद की, लेकिन 27 नंबर आए। तो यहाँ पर नंबर कटे हैं तो वो शायद सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया तीन था। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। जी। तो अब आपके जो 2022 में जो पेपर बनेगा वो नई किताबों से बनेगा, 2021-22 की किताबों से। 2021-22 तो एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो रहा है, तो एनसीईआरटी की किताबों पर ज़्यादा फोकस करते हुए आप अपने तैयारी को मतलब 4 महीनों में तो बहुत अच्छी शानदार तैयारी हो जाती है, और 4 महीने पर्याप्त समय है। अगर आप मान लेते हैं 14-15 मई, और हम तो मानेंगे 14-15 मई को है क्योंकि तारीख डिसाइड हो चुकी है, तो अपने को बाकी दिमाग नहीं लगाना है कि भाई स्थगित होगी आगे बढ़ेगी, वो दिमाग अपने को नहीं रखना है। अपने को 14-15 मई वहां तक की तैयारी। और एक विशेष ये बात है कि जो तैयारी कर चुके हैं पहले भी, तो अपने रिवीजन पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करते हुए रिवीजन करते रहें। रिवीजन जितना करोगे उतना मतलब मॉडल पेपर रिवीजन, मॉडल पेपर रिवीजन, हर 15 दिन में एक बार सिलेबस में, मैं मेरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि 15 दिन में एक बार सिलेबस पूरा कवर करने का टारगेट था। 3 दिन हिंदी पढ़ लिया, 3 दिन संस्कृत पढ़ लिया। और जो रणनीति होती है वो अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन कुछ हमारा प्रयास ये है कि भाई कुछ किताबें और कुछ मोटिवेशन के रूप में अगर 2 नंबर भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो हमारा नुकसान नहीं। जैसे कोचिंग का मैं बताऊं तो आपने ही सुझाव दिया था हमें, मतलब 2-3 विद्यार्थी थे, हम साथी खड़े थे वहां पर, तो आपने कहा था कि कोई कोचिंग कर लो आपके 7 नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपका धन्यवाद देता हूँ। अब उस समय हमें ऐसा मजाक लगा था कि भाई कोचिंग क्यों करें, हम तो कर लेंगे किताबों से। लेकिन अब जैसे हो गया कि भाई आप
मतलब जो पोर्शन जो है मतलब 2 दिन में नहीं कर सकते, वो आधे घंटे में तैयार हो रहा है, तो समय की बचत हो जाती है। हाँ। सरल तरीके से आप तैयारी करते हैं। तो अंतिम सब्जेक्ट बचा है पर्यावरण। ये भी बहुत डिफिकल्ट, हाँ, काफी बड़ा भी है। क्योंकि काफी बड़ा मतलब सिलेबस इस बार था, तो उलझ गए थे, पूरा पूरा सिलेबस भी कवर नहीं हो पाया। तो किस प्रकार से करें कि सिलेबस कवर हो जाए और पर्यावरण में भी अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सके। पर्यावरण के लिए कोई भी एक गाइड ले आए, लक्ष्य की ले आए, या फिर मुकेश पांचोली की आती है, वो भी काफ़ी अच्छी किताब आती हैं। जी और यूट्यूब पर तो मुकेश पांचोली सर फ्री करा रहे हैं, जी वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी जी जी। यूट्यूब पर तो जैसे कि अब 4 महीने का समय है, तो हो सकता है कि भाई समय अगर आपको मिलता है तो जरूर देखें। लेकिन ये है कि अपने को पर्यावरण के जैसे पर्यावरण में तो अब क्या है, तीसरी चौथी पांचवी की किताबें में से इस बार सवाल हाँ। आ गए थे, तो उन सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, तीसरी चौथी पांचवी को तो आपको करना ही है। क्योंकि हाँ, जो फर्स्ट लेवल जो है वो पहली से पांचवी के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, तो पहली से पांचवी को पढ़ाएंगे तो उन्हें पहली से पांचवी का सिलेबस पूरा मतलब किताबें उन्हें पता होनी चाहिए पहली से पांचवी। हम क्या मानते हैं कि पहली से पांचवी सरल सब्जेक्ट मान लेते हैं कि भाई इसमें से क्या पढ़ेंगे, लेकिन इस बार इस पेपर में पहले से पांचवी में ही सवाल आए, पर्यावरण में ज्यादातर आए थे। तो ये मेरे थोड़े से 27 नंबर पर्यावरण के अंदर आ गए थे। तो 27 नंबर तीसरी चौथी पांचवी पर मैंने ध्यान दिया था, बाकी मैंने ना कुछ पढ़ा नहीं। छठी सातवीं आठवीं के भी कुछ पन्ने फाड़ दिए थे, विज्ञान के सामाजिक विज्ञान के। तो मैंने जितना सरल रहा पर्यावरण को उतना सरल रखा, कि जो सब्जेक्ट ज्यादा पोर्शन लिए हुए हैं उसमें जो आप मतलब स्मार्ट तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पर्यावरण के लिए मैं पूर्ण संतुष्ट। सर आपके नंबर कितने थे पर्यावरण के अंदर? पर्यावरण मेरे 24 नंबर थे। 24 नंबर थे। तो पर्यावरण में मतलब शायद तीसरी चौथी पांचवी पढ़ना ही पढ़ने की वजह से 2-3 नंबर कम हो गए। हाँ। तो ये है, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन इनका शानदार 135 अंक, बोलते हुए भी बहुत खुशी होती है। तो सर और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जो रीट न्यू वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं? नई वैकेंसी के लिए अभी से ही लग जाना चाहिए आपको। जी और 2-2.5 महीने के अंदर कोचिंग के माध्यम से या ऑनलाइन, अभी कोरोना काल है तो ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न ऐप हैं, जी उनके माध्यम से भी आप 2-2.5 महीने के अंदर पूरे पूरे एक बार सिलेबस कवर कर लें। जी और उसके बाद में रिवीजन पर ध्यान दें, और 2 बार, कम से कम 2 बार रिवीजन कर लें। जी और उसके बाद रिवीजन के बाद साथ साथ टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दें, जी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए बस। जी जी जी। हाँ। तो आप सभी को शुभकामनाएं नई भर्ती के लिए, जो आप तैयारी में लगे हुए हैं डटे रहें। और जैसे कि अब मैं आपको इनका रूम बताऊंगा पूरा का पूरा थोड़ा से वीडियो में, तो देखेंगे कि अभी भी ये मेहनत कर ही रहे हैं। तो मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि एक जो किस प्रकार से मतलब ये जो अभी आप बैठे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, और वहाँ पर कुर्सी, मतलब कहीं भी आप देखोगे तो यहाँ पर किताबें सजी हुई है पूरी की पूरे रूम में। एक मतलब छोटा सा यहाँ पर रसोई भी एक साथ में है। तो ये संघर्ष है, तो इस संघर्ष में ही हम सब जीते हैं। आप भी मतलब कहीं भी रूम में रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी को अपने करते रहिए, यही है, यहीं से निकलना है। नंबर जैसे तैयारी करते हैं तो उस हिसाब से नंबर आ जाते हैं। तो आप अपना मैदान नहीं छोड़िए। कोई परिस्थिति, जैसे कोरोना काल भी आया था, उस समय भी यही यही डटे हुए थे। कोरोना काल को कैसे मैनेज किया सर आपने? कोरोना काल में यही था, जोधपुर जाता था। अच्छा, आप यही थे, गांव नहीं गए? जोधपुर में ही रहे थे, और मतलब भी वो समस्या उस समय की थी, तो उनको भी मैनेज करके चलना, तो बहुत आपके संघर्ष को सर सैल्यूट करते हैं। कि कहानी एक संघर्ष अभी भी बाकी है, साक्षात्कार के रूप में फिर से इनसे मुलाकात होगी साथ ही में। और तो अग्रिम शुभकामनाएं, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो कुछ एक पंक्ति के द्वारा हम वीडियो खत्म कर रहे हैं कि जो आपको हमेशा प्रेरणा देती है। लगातार और नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, कम से कम 7-8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए जी और 2-3 सिलेबस, 2-3 विषयों को दिन में साथ साथ पढ़ना चाहिए। जी, जैसे कि ये बताया कि नियमितता, आप 6 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, नियमित पढ़े। आप मतलब कल की नहीं सोचें कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे। आज कितना पढ़ा, आज महत्वपूर्ण है। आज जो भी अपने ग्रहण किया, 4 घंटे भी पढ़ा, तो आज अपन जब सोए तो ये महसूस होना चाहिए कि भाई अपने आज का हो गया, कल कल फिर से नई शुरुआत करेंगे। आज जो उद्देश्य रखा, जो भी लक्ष्य रखा, जैसे पिछले वीडियो में भी
प्रेम साखारा, उन्होंने भी कहा था कि छोटे छोटे टास्क मतलब जो है आपको कंप्लीट करने हैं, छोटे छोटे जो टास्क हैं वो कंप्लीट करने हैं। कि आज जिस प्रकार उद्देश्य सुबह उठकर बनाया कि भाई आज हिंदी विषय पढ़ूंगा इतने समय तक, तो वो पूरा होना जाना चाहिए। और पढ़ने से ज़्यादा मंथन करते रहें, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां हैं कि आप अगर पढ़े भले ही कम, लेकिन उसे अगर आपने मंथन कर लिया तो वही प्रतिभाशाली होने के गुण होते हैं। तो फिर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप मेहनत करते रहिए, डटे रहे मैदान में, मैदान नहीं छोड़िएगा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, ये वादा है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है। फिर से मुलाकात जरूर होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ मेहनत। जय हिंद।